हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम क्लास 9th साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम क्लास 9th और 10th का इंग्लिश का एस1 का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब थोड़ी साइंस भी पढ़ लेते हैं। तो हम फर्स्ट लेसन से शुरू करेंगे। लेसन का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। शब्दों को पकड़ना सीखो, उन्हें फील करना सीखो। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स बोले तो आसपास, और मैटर आप अभी जानते नहीं है, मैं आपको बताऊंगी अभी मैटर क्या होता है। तो सराउंडिंग्स मतलब आसपास, आपके आसपास जो भी मैटर है वो क्या है, कैसा है, किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। हम कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, उससे पूरा डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी हमारी पढ़ाई होगी वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी। एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही हम सब कुछ करेंगे। क्यों? बिकॉज एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस। ये बात याद रखना आप। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको घोल कर पी जाइए, इसके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आगे कुछ भी करिए। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम एनसीईआरटी में लिखी एक एक बात को ध्यान से पढ़ें, समझें, फील करें। बिना फील करे हम आगे नहीं बढ़ेंगे लेसन में। कहीं पर भी डाउट आता है कमेंट करो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब शुरू कर देते हैं लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सबसे पहले हम एक टर्म सीखते हैं जिसका नाम है मास। मास क्या होता है? क्योंकि इस लेसन में आगे बहुत यूज होगा इसका, और आपने ये शायद ही कभी पहले सुना हो या समझा हो। तो मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मेक्स अप एनी ऑब्जेक्ट। याद रखना, दैट मेक्स अप एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक मार्कर है। मान लीजिए क्या, ये तो एक मार्कर है, ये एक मार्कर है। तो ये कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना है वो उसका मास होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या, कितना अमाउंट भरा है सब्सटेंस का, तो वो मास होता है। देखो, मान लो ये एक हमारे पास कंटेनर है, और ये कंटेनर शुगर से मिलकर बना हुआ है। इमेजिन कर लो क्या हो गया। ये कंटेनर है शुगर का, यहाँ पर शुगर के क्यूब्स लगे हुए हैं और उनसे एक कंटेनर बना हुआ है, और इस कंटेनर के अंदर भी शुगर क्यूब्स भरे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे शुगर क्यूब्स है इस कंटेनर के अंदर। तो अब जो इसके अंदर शुगर क्यूब्स हैं, अमाउंट ऑफ शुगर क्यूब्स, वही इसका मास है इस कंटेनर का। समझ आया? ठीक है, अब अगर हम एक शुगर क्यूब को भी जूम करके देखें तो इसके अंदर भी, मतलब ये भी किन्हीं सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। समझ रहे हैं आप, है ना? ये शुगर क्यूब भी तो किसी सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। तो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मेक्स अप एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना सब्सटेंस भरा हुआ है उसे हम मास बोलते हैं। समझ आ गई बात? हम समझ गए कि मास क्या होता है। अब हम बात करेंगे मैटर की, क्योंकि लेसन का नाम ही है ये, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब बात करते हैं मैटर की कि मैटर होता क्या है। देखो, बचपन में हम सभी ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, आप सभी इस डेफिनेशन से वाकिफ होंगे, मैं श्योर हूँ। तो यही होती है मैटर की डेफिनेशन कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। वो हर चीज जो कि कुछ ना कुछ जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। मास तो हम समझ गए हैं। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मेक्स अप एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के अंदर कितना सब्सटेंस भरा हुआ है वो मास होता है ना? तो हमारे आसपास वो सभी चीजें जो कुछ ना कुछ जगह घेर रही हैं या फिर उनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भरा हुआ है, उन्हें हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस रूम में बैठे होंगे वहां पर एक पेन होगा, नोटबुक होगी, बैग होगा, बुक्स होंगी, ये सभी मैटर है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ जगह घेर रही हैं और इनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मौजूद है।
समझ आया? तो मैटर इज व्हाट? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। ओके, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ मास है और जो कुछ ना कुछ जगह घेर रही हैं वो सब मैटर है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, मतलब मैटर किससे मिलकर बना हुआ है। तो साइंटिस्ट्स में ये जंग छिड़ गई कि मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, क्या मैटर की कोई स्मॉलर यूनिट है या नहीं। कोई कहता था कि मैटर पार्टिकुलेट है। ठीक है, पार्टिकुलेट इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले ये सुन लो। कोई कह रहा था कि मैटर पार्टिकुलेट है, कोई कह रहा था कि मैटर कॉन्टिन्यूअस है। अभी कॉन्टिन्यूअस और पार्टिकुलेट का मतलब क्या है? देखो, साइंटिस्ट का मानना था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि अगर हम इन्हें जूम करके देखें, कोई अपना एक पेन उठा लो और उसे जूम आउट करके देखो, तो ये कुछ मतलब लकड़ी के गट्ठर की तरह है, कॉन्टिन्यूअस। उसके अंदर कोई स्पेस मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे लकड़ी होती है एकदम सॉलिड, वैसे ही कुछ मैटर है। लेकिन फिर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कहता था कि नहीं, मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पार्टिकुलेट है। मतलब कि अगर हम अपने आसपास की किसी भी चीज़ को जूम आउट करके देखें तो हम कुछ ऐसा पाएंगे कि वो जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था, और सच्चाई भी यही है कि मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पार्टिकुलेट है। अगर हम मैटर को जूम करके देखें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब ये बात हमें कैसे पता चलती है कि मैटर पार्टिकुलेट है? इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी कह रही है कि आपने एक बीकर लेना है, ठीक है, और उस बीकर में आपको पानी लेना है। आपने इस बीकर को पानी से भर दिया, फिर आपको शुगर या फिर सॉल्ट इसमें डालना है, इस पानी में। जब आप शुगर और सॉल्ट को इस पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्या जो आपने पहले पानी लिया था, मतलब जो पानी की वॉल्यूम थी, क्या वो इंक्रीज हुई है या नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया एक बीकर और इसमें हमने 100 ml पानी डाल दिया, मान लो। ठीक है, 100 ml पानी हमने इस बीकर में डाल दिया। फिर हमने डाले इसमें कुछ शुगर क्यूब्स। हमने इन शुगर क्यूब्स को डिज़ोल्व कर दिया पानी में। तो जब हमने डिज़ोल्व कर दिया तब हमने ये पाया कि पानी का वॉल्यूम बढ़ा नहीं है। जितना हमने पहले लिया था 100 ml, वो 100 ml का 100 ml ही है। तो अगर ये मैटर कॉन्टिन्यूअस होता, ये मैटर क्यों है? क्योंकि पानी भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका भी तो कुछ मास है, इसलिए ये मैटर है ना। तो अगर ये पानी कॉन्टिन्यूअस होता, जैसा कि कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि मतलब एकदम कॉन्टिन्यूअस होता, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ये पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता, एकदम कॉन्टिन्यूअस होता, तो ऐसा होना चाहिए था कि ये जो शुगर क्यूब्स डाले हैं इस वॉल्यूम में ऐड हो जाना चाहिए था, इनका वॉल्यूम भी, और वॉल्यूम को इंक्रीज हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, मगर क्योंकि मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, मैटर होता है पार्टिकुलेट। ये पानी है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है कुछ इस तरह से, और इन पार्टिकल्स के बीच में है स्पेसेस। ठीक है, तो वो जो शुगर क्यूब्स थी या फिर सॉल्ट के पीसेस थे, सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, वो इन स्पेसेस में जाकर घुस गए, यहाँ पर इन स्पेसेस में। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? पानी भी एक मैटर है बिकॉज इट हैज सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, राइट। तो जब शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स को हमने पानी में डिज़ोल्व किया, तब शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उनमें जाकर बस गए, जिसकी वजह से इस पानी का जो 100 ml वॉल्यूम था उतना ही रहा और ये इंक्रीज नहीं हुआ। समझ आया? और इसी से ये बात क्लियर हो गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, अब इससे रिलेटेड ना एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज dissolved in water, what will be the change in volume and why? तो सवाल है कि जब हम पानी में कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो पानी का वॉल्यूम चेंज होता है या नहीं, या फिर पानी के वॉल्यूम में क्या चेंज आता है और क्यों। समझ आ गया क्वेश्चन? इसी एक्टिविटी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप एक्टिविटीज़ को एकदम नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्या ही क्वेश्चन बनेगा। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी का एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, हमने कुछ भी मिस नहीं कर रहा, ठीक है। तो सवाल है कि कॉमन सॉल्ट को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी के वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। तो इसका आंसर हमने इस एक्टिविटी को करके जाना कि जब हम कॉमन सॉल्ट या फिर शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में चले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं होता पानी की, और इससे हमें मैटर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का भी पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो अब हमने ये जान लिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब सवाल है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कितने ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब उनका साइज़ क्या होता है, ये सवाल है। तो अब इस सवाल का जवाब देने के लिए भी आपके पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपने क्या करना है। आपने एक बीकर लेना है, ठीक है, उसमें 100 ml पानी लेना है आपको, ठीक है। 100 ml पानी से आपने इस बीकर को भर दिया। फिर आपको पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। ये पोटेशियम पर मैग्नेट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व होने पर पर्पल कलर देता है, पर्पल। तो हमें क्या करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं और इसको पानी में डाल देना है। तो अब जाहिर है पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स पानी में पर्पल कलर देंगे, तो ये पानी हो जाएगा पर्पल कलर का। फिर हमने एक और बीकर लेना है और इस बार इस बीकर में 90 ml पानी लेना है, ठीक है। इसमें हमने कितना लिया था, 100 ml, इस बीकर में हमने लेना है 90 ml पानी। फिर हमें एक टेस्ट ट्यूब में से इस बीकर में से 10 ml वाटर निकाल देना है जो कि पर्पल कलर का होगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट हमने इसमें डाला है। फिर इस 10 ml पानी को हमें इस बीकर में ट्रांसफ़र कर देना है। इस बीकर में 90 ml क्लियर वाटर था, हमने 10 ml डाल दिया। अब जाहिर है कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, पर्पल से थोड़ा सा लाइट पर्पल हो जाएगा। फिर हमें एक और बीकर लेना है, सेम यही प्रोसीजर उसके साथ भी रिपीट करना है। इसमें हमने ले लिया 90 ml क्लियर वाटर, यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml कलर्ड वाटर निकाल कर इधर डाल देना है, वाटर का कलर और लाइट हो जाएगा। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक और कलर लाइट ना हो। ये तो प्रैक्टिकली भी आपने कई बार किया होगा, होली पर आप कलर मिलाते होंगे पानी में, कलर ज़्यादा डार्क हो जाता होगा तो उसमें पानी मिलाकर उसे थोड़ा सा लाइट कर देते होंगे। तो आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि एक लिमिट होती है जिसके बाद वो कलर और लाइट नहीं होता। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। देखो किस तरह से, अब ये KMnO4 का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल भी एक मैटर है, मतलब ये भी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। तो हमने इस KMnO4 के क्रिस्टल को इस पानी में डाला, वो क्रिस्टल्स अपने आप को छोटे छोटे और पार्टिकल्स में तोड़ने लग गए और इस कलर को बना दिया, मतलब इस पानी को बना दिया पर्पल कलर का।
फिर हमने 10 ml ये वाला पानी इस क्लियर वाटर में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि 90 ml था क्लियर बीकर में, ठीक है। अब जो हमने टेस्ट ट्यूब ली ना, इसमें भी तो KMnO4 के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे मौजूद। फिर उसे हमने जब इस बीकर में ट्रांसफ़र किया तो उन KMnO4 के छोटे छोटे पार्टिकल्स ने अपने आप को और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया, ठीक है। फिर हमने इसमें 10 ml निकाल लिया एक टेस्ट ट्यूब में, फिर हमने इधर ट्रांसफ़र किया, फिर से हमें KMnO4 के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल गए होंगे, और फिर दोबारा से KMnO4 के पार्टिकल्स ने अपने आप को और स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ लिया होगा। और एक हद के बाद वो और क्यों नहीं टूटता और कलर क्यों नहीं देता? क्योंकि एक लिमिट होती है जिससे कि मतलब जहाँ तक वो सब्सटेंस टूट सकता है और छोटा नहीं हो सकता वो। जब आप कोई पिक्चर देखते हैं, मतलब कोई फ़ोटो है आपके गैलरी में, आप उसे जूम करते हैं करते करते एक हद होती है ना जिसके बाद वो जूम नहीं होता। कुछ इसी तरह से है ये भी, ठीक है। पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर आपका मैटर बना होता है, लेकिन एक हद आती है जिसके बाद वो और नहीं टूट सकता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्टिकल्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर आपका मैटर बना होता है, और एक लिमिट के बाद उसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक हद में वो इनडिविजिबल हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है ना? समझ कि एक लिमिट के बाद अब वो पानी और लाइट नहीं होगा KMnO4 की वजह से, क्योंकि अब पार्टिकल्स अपने आप को और स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो होती है एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। मैटर को अगर आप तोड़ने बैठेंगे ना छोटी छोटी यूनिट्स में, तो ये एटम स्मॉलेस्ट यूनिट निकलेगी, और इसके बाद आप मैटर को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। हालांकि एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ये सब इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हम एटम को ही मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं। समझ आ गई हमें ये चीज़? तो इस वीडियो में हमने मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करी है ना। मैटर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है या पार्टिकुलेट होता है? अगर पार्टिकुलेट है तो क्या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद है? इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक एक्टिविटी भी देखी, जिससे कि हमें पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। फिर एक सवाल आया नया कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाए। दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। हमारी इमेजिनेशन से कहीं दूर, हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी मैटर की। अब हम आगे आने वाली वीडियोस में इनके स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैटर के पार्टिकल्स की, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों। अगर कोई भी डाउट आता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि बिना चीज़ों को समझे, बिना फील लिए हमें लेसन में आगे नहीं बढ़ना। आपको कोई भी डाउट आता है, छोटा सा भी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी अलग से, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।